गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये पॉलिटी से रिलेटेड है और इसके ऊपर किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज की क्लास में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आपकी न्यूज़ ये है कि जो 11 रेपिस्ट हैं बल्किस बानो के गैंग रेप केस में जो 11 रेपिस्ट जो शामिल थे उन सबको जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी और ये किस तरीके से आपसे इस क्लास में से जो या इस करंट अफेयर में से जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में वो किस तरीके से होंगे वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बिल्किस बानो का जो केस था वो क्या था। जैसा कि आपको पता है 2002 में एक गोधरा कांड हुआ था जिसमें जो था जो ट्रेन थी उसको जला दिया गया था। उसी के अगले दिन क्या होता है कि वहाँ पे गुजरात में जो है दंगे हो जाते हैं। उन्हीं दंगों की वजह से क्या होता है, उन्हीं दंगों में ये बिल्किस बानो का गैंग रेप जो था उन्हीं दंगों में किया जाता है। जिस टाइम पे बिल्किस बानो का रेप किया जाता है उस टाइम पे जो उनकी एज थी वो 21 ईयर्स ओल्ड थी वो, और साथ में 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र 2.5 से 3 साल के बीच में थी। तो उनके जो रेपिस्ट हैं उनको जो है 15 अगस्त को जो है रिलीज कर दिया गया है। उसी के साथ जो बिल्किस बानो के जो 7 मेंबर्स थे फैमिली के उनको भी मार दिया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा। तो ये पूरा केस क्या था उसके बारे में देखते हैं। तो 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन कांड होता है। उसी के बाद 28 तारीख को बिल्किस बानो क्या करती हैं, वो चली जाती हैं अपने विलेज जिसका नाम था राधिकपुर, ठीक है, वहां से दाहोद जिले में ये पड़ता है। तो ये वहां से चली जाती हैं। क्योंकि वहां पे जो था काफी जो वायलेंस था वो हो रहा था, तो इस वजह से ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वहां से जाती हैं तो उनके साथ उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सहेला, जो कि जिसकी उम्र उस टाइम पे 3.5 साल होती है, और 15 और उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। वो वहां से जा अपना दाहोद जिले से वो आगे किसी दूसरे जो विलेज होता है जिसका नाम है छप्परवाड़ विलेज, वो वहां पे चले जाते हैं। 3 मार्च को वो वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है 20 से 30 लोगों द्वारा। उन्हीं 20 से 30 लोगों के बीच में जो 11 लोगों ने जिन्होंने रेप किया था इनके साथ, बिल्किस बानो के साथ, सिर्फ बिल्किस बानो नहीं, उनके साथ 3 और विमेन थी और साथ में बिल्किस बानो की मदर भी थी। तो उनके साथ इन 3 ये, चौथी इनकी माँ और 5वीं बिल्किस बानो। तो इन 5 लोगों के साथ रेप किया जाता है और उन्हें ब्रूटली असॉल्ट किया जाता है इन्हीं लोगों द्वारा, जिनमें से ये 11 लोग जिन्होंने रेप किया वो लोग थे और टोटल लोग जो थे वो 20 से 30 लोग थे। तो जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है और उसी के साथ जो 17 मेंबर का ये जो ग्रुप था टोटल, उसमें से 8 लोगों को मार दिया जाता है, 6 लोगों की लाशें ही नहीं मिलती और इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक बिल्किस बानो बचती हैं, एक आदमी बचता है और जो उनकी 3.5 साल की बेटी होती है वो बचती है। जब इनके साथ रेप होता है बिल्किस के साथ, तब वो एटलीस्ट 3 घंटों के लिए वो सबकॉन्शियस रहती हैं, मतलब अनकॉन्शियस रहती हैं। जब उनको होश आता है तब वो क्या करती हैं, एक आदिवासी महिला से कपड़े बोरो करती हैं और एक होमगार्ड की मदद से वो लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में चली जाती हैं। वहां पे जाके वो अपनी रिपोर्ट लिखवाती हैं। लेकिन वहां पे जाके क्या होता है कि जो हेड कांस्टेबल होता है सोमा भाई गौरी, ये क्या करता है, सीबीआई का ये कहना है कि ये इस हेड कांस्टेबल ने जो है इनकी रिपोर्ट जो है उसको अच्छे तरीके से नहीं लिखा। जो मटेरियल और जो फैक्ट्स थे उनको डिस्टॉर्ट किया गया और उसको ट्रंकेट किया गया, और जो इनका वर्जन था पूरी स्टोरी का, बिल्किस बानो का जो पूरा वर्जन था उसको अच्छे से नहीं लिखा, जानबूझ के इन आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। उसके बाद बिल्किस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जाके भी जो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता। उसके बाद वो क्या करती हैं, वो गोधरा रिलीफ कैंप में चली जाती हैं। उसके बाद ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इनकी मदद से और सुप्रीम कोर्ट की मदद से इनका जो केस होता है वो सीबीआई को सौंप दिया जाता है। उसके बाद सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और उसी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया था कि ये जो हेड कांस्टेबल था इसने रिपोर्ट अच्छे से नहीं लिखी और वो जो हॉस्पिटल था उन्होंने भी जो है इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं की गई। उसके अलावा
वो जो 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये पाया, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने ये पाया कि जो पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन करवाई गई थी उसमें भी जो था अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जानबूझ के उन्होंने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वो ढंग से प्रोड्यूस नहीं की। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोगों के जो सर थे वही गायब कर दिए ताकि जो उनकी जो बॉडीज है उनको वो पहचान में ना आ पाए। According to CBI, the heads of corpses had been severed after the autopsy. मतलब जो उनके सर थे उनको धड़ से अलग कर दिया गया ऑटोप्सी के बाद, so that body could not be identified, ताकि जो बॉडीज है उनको आइडेंटिफाई ना किया जा सके और जो केस है उनका बिल्किस बानो का वो और वीक हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब बिल्किस बानो ने अपना जो केस है वो गुजरात में फाइल किया हुआ था, उसके बाद उनको क्या हुआ कि उनको डेथ थ्रेट्स जो थी वो मिलना शुरू हो गई। तो सीबीआई ने क्या करवाया कि उस केस को वो महाराष्ट्र में मूव करवा देते हैं और जनवरी 2008 को ये जो स्पेशल कोर्ट होता है ये 11 अक्यूज्ड को है रेप, एक प्रेग्नेंट महिला का रेप कंस्पायर करने में के लिए, मर्डर के लिए और अनलॉफुल असेंबली के लिए इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं इन द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड के द्वारा। ठीक है, इंडियन पीनल कोड के तहत जो सेक्शंस लगते हैं रेप के लिए, मर्डर के लिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए एंड ऑफ चार्जेस अंडर द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड। 7 prisoners वर एक्विटेड बाय द कोर्ट। 7 प्रिजनर्स को जो है वो छोड़ दिया जाता है साइटिंग लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से 7 जो प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया जाता है और उसके अलावा एक पर्सन जो होता है उसकी ट्रायल के दौरान ही मौत हो जाती है। तो टोटल जो थे ऑल 11 convicts were sentenced to life imprisonment by the court। तो जो बाकी जो सारे के सारे जो 11 जो कन्विक्ट्स थे उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी कोर्ट के द्वारा। लेकिन वो जो इम्प्रिजनमेंट दी गई थी वो दी गई थी 2008 को। ठीक है, अभी चल रहा है आपका 2022, तो इस चीज को ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके हैं। उसके अलावा कंपनसेशन देने की कोशिश की गई बिल्किस बानो को। जो गुजरात सरकार है उसने कंपनसेशन देने की कोशिश की 5 लाख की एंड हैड सॉट एग्जेम्पलरी और जो बिल्किस बानो है वो रिफ्यूज कर देती है इस कंपनसेशन को। उसके बाद अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करते हैं गुजरात गवर्नमेंट को टू गिव 50 लाख एज कंपनसेशन टू बिल्किस बानो विद इन 2 वीक्स के 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2019 में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बिल्किस बानो को 50 लाख का जो है कंपनसेशन वो प्रोवाइड करवाया जाए। अब आते हैं कि आपसे जो आपका एग्जाम है उसमें किस तरीके से जो सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ये जो सजा माफ हुई है तो उसके अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, जैसे पावर टू पार्डन हो गया, सस्पेंड हो गया, रिमिशन हो गया या कम्यूट अ सेंटेंस हो गया। तो आपका जो एग्जाम है उसमें जो आर्टिकल 72 है ये पावर्स प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को कि वो पावर टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, और आर्टिकल 161 ये पावर प्रोवाइड करता है गवर्नर को। ठीक है, तो आपको इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो ये पावर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि पावर टू पार्डन क्या होता है, सस्पेंड क्या होता है, रिमिट क्या होता है, कम्यूट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें से जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो लॉ ऑफ रिमिशन होता है उसमें इस तरीके से होता है कि सिंस प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो अंडर सेक्शन 32 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अंडर सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी, तो वो जो क्या कर सकती हैं वो रिमिट कर सकती हैं सेंटेंसेस को। However, section 443A of CRPC puts certain restrictions on this power। जो सेक्शन 433A है सीआरपीसी का वो इन पावर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज्ड ऑन द कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच death is one of the punishment provided by law, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment। मतलब कि जो कोई पर्सन है अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है तो जब तक वो अपनी 14 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है उसको पूरा नहीं कर लेता तब तक जो है उसको रिमिशन नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती। तो इसमें जितने भी जो आपके ये जो लोग थे इनकी जो है 14 साल की जो सजा है वो कंप्लीट हो चुकी थी।
तो जो क्या कहते हैं, इन रेपिस्ट को जो बचाने वाले लोग थे उन्होंने इस लूप होल को ढूंढ निकाला और जिसकी मदद से उनको जो है जेल से रिहा करवा लिया गया। उसके अलावा जैसे अभी हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना के गए हैं, ये 76 नहीं है, यहाँ पे 75th आना चाहिए था। तो 75th इंडिपेंडेंस डे मना के गए हैं, तो इस दौरान भी बहुत से लोगों को जो है जेल से जो है आजाद करवा दिया जाता है। या कई बार क्या करते हैं कि एक विमेन हो गई या ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हो गए जिनकी एज जो है 50 से ज्यादा हो चुकी है, और अगर किसी मेल कन्विक्ट की जो एज है वो 60 ईयर से ज्यादा हो चुकी है, या वो टर्मिनली इल है, तब भी उनको जो है उनकी जो सजा है वो रिमिट करवा दी जाती है। उसके अलावा जो बिल्किस बानो का केस था, इस केस में क्या हुआ था, मतलब इस केस में जो है ये जो आपके जो कन्विक्ट है इनको क्यों छोड़ा गया, ये रेपिस्ट है इनको क्यों छोड़ा गया, उसका रीजन ये है कि उसमें से जो एक कन्विक्ट था जिसका नाम था राधेश्याम शाह, ये क्या इसने ये ऑलरेडी 15 साल जो है 15 साल और 4 महीने अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के वो कंप्लीट कर चुका था। तो ये क्या करता है, ये इसी साल सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर देता है 13 मई 2003 को, द बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड विक्रम नाथ आज तक गुजरात गवर्नमेंट, वो गुजरात गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो शाह की एप्लीकेशन है उसको कंसिडर किया जाए और उसकी जो एप्लीकेशन है प्री मैच्योर रिलीज के लिए उसको कंसीडर किया जाए और उसके ऊपर जो है कोई भी फैसला सुनाया जाए 2 मंथ्स के अंदर अंदर, एज पर द स्टेट्स 1992 रिमिशन पॉलिसी। ये 1992 रिमिशन पॉलिसी ये हर एक स्टेट के द्वारा बनाई जाती है। तो ये जो ये वाली पॉलिसी है 1992 की जो पॉलिसी ये बनाई गई है गुजरात स्टेट के द्वारा, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजकुमार, उनका कहना है कि ये जो 1992 पॉलिसी है अंडर विच द कन्विक्ट शाह हैज सॉट रिमिशन डिड नॉट हैव द रिस्ट्रिक्शन दैट दे वर प्रिस्क्राइब्ड इन द पॉलिसी ऑफ 2014। अब इसके अलावा जो बिल्किस बानो है वो क्या कर सकती हैं, उनकी जो एडवोकेट है शोभा गुप्ता, उनका जो बिल्किस बानो का जो केस है उनको रिप्रेजेंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि जो बिल्किस बानो है वो इस चीज के खिलाफ जो है चैलेंज कर सकती हैं कि उन्हें जो है प्रॉपर जस्टिस जो है वो नहीं मिला, और वो जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो इन्होंने ऑर्डर दिया है या जो गुजरात गवर्नमेंट ने इनको रिलीज किया है उसके खिलाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी दोबारा से जो याचिका है उसको दर्ज कर सकती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बिल्किस बानो केस के बारे में थी, और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज में के बारे में जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।